नमस्कार। भारत के संविधान ने देश को जो शासन व्यवस्था दी है उसे हम एक कल्याणकारी राज्य के रूप में देखते हैं, यानी वेलफेयर स्टेट। साथ ही जो समाज है इस पूरी की पूरी विकास प्रक्रिया में अपने पुरुषार्थ, अपनी पहल और अपनी देशज ज्ञान के भरोसे उसके साथ एक कदम ताल करता है। लोक विज्ञान पर आधारित बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनके भरोसे यह समाज किन्हीं कर्म कांडों में, रीति रिवाजों में और उनके भरोसे इस विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाए हुए है। बीच का एक कालखंड ऐसा आया जिसमें हम लोग प्रकृति से विमुख होने लगे। हमने महसूस किया कि प्रकृति भी हमसे रूठने लगी थी। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग लगातार इन परंपराओं के साथ जुड़ा रहा, परंपराओं को पुष्ट करता रहा और पुष्ट करते करते उसने कुछ ऐसे जीवट प्रयास किए जिनसे यह विकास प्रक्रिया आगे तेजी से बढ़ सकी है। आज हम कुछ बात करेंगे ऐसे ही जीवट प्रयास की, जहां एक पूरी तरीके से सूख चुकी नदी, उसको गांव वालों ने अपने पुरुषार्थ से, अपनी पहल से, अपनी समझ से पुनर्जीवित कर दिया है। दिव्य जल, अविरल जल, निर्मल जल, दिव्य प्रकृति का प्रसाद यह जल कल हो गया था, गुजरा हुआ कल। सूखे नाले, सूखे कुएं, सूखे जोहड़, सूखी नदी, सूखे खेत, फसलें मुरझाई तो चेहरे भी मुरझा गए। सब कुछ कल हो गया था। भूतकाल, वर्तमान अंधकारमय हो गया था। भविष्य की ओर देखें तो भला कैसे। पूरे नांडू गांव में कुल मिलाकर एक कुआं रह गया था। उस पर घंटे भर खड़े रहने के बाद 2 बाल्टी पानी मिल जाए तो मानो किस्मत खुल गई। सरकार मदद तो करती थी पर वह नाकाफी थी। समाज बिखरने लगा था, गांव से पलायन होने लगा था। यहाँ का जो ढालू क्षेत्र था, उस ढालू क्षेत्र की वजह से वो पूरा पानी बह करके एक साथ बांध में, नीचे बांध में चला जाता था। पानी का रुकाव होता नहीं था। पानी का रुकाव नहीं होता है तो पानी जमीन में नहीं जाता था, क्योंकि यहाँ का जो वाटर लेवल है वो झरनों पर निर्भर है, न कि पाताली पानी पर निर्भर है। यहाँ सिर्फ झरनों का ही पानी कुओं में वाटर लेवल पर को ऊंचा करता है। अब वो पानी तो रुकता नहीं था और झरने बनते नहीं थे, तो पानी कुएं बिल्कुल सूख जाते थे। दोनों साइड में 2-2 किलो 3-3 किलोमीटर तक कोई फसल पैदा नहीं होती थी, कोई कुआं नहीं था और लोग यहाँ से पलायन करने के लिए बाहर जाते थे। हमारे यहाँ नांडू की जो नदी थी पहले बिल्कुल सूखी हुई थी और सूखी होने की वजह से यहाँ पर कोई फसल नहीं होती थी। सब कुओं का वाटर लेवल भी बहुत कम ही था। पानी के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था। एक एक कुएं पे 10-10, 20-20 औरतें एक साथ पानी भरती थी, जो भी थोड़ी मात्रा में मिलता था। प्रकृति की समग्रता से समाज का नाता टूट गया था। जन, जल, जंगल, जानवर, जमीन के नाजुक रिश्तों की डोर टूट रही थी। जब जंगल नहीं होंगे तो नदी की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। राजस्थान तो छोड़िए, हिमाचल और विंध्या में भी जंगल के बिना नदी की कल्पना नहीं की जा सकती। नदी को बचाने की जो परंपरागत व्यवस्थाएं थीं, वह सब पुरानी मान्यताओं पर आधारित थीं। पानी के संरक्षण में समाज अपनी भूमिका भूल चुका था। सरकार पर उसकी निर्भरता बढ़ती जा रही थी। 2 तरह से पानी मिलता है नदी को। एक तो मानसून का पानी एकदम से मिलता है। 4 महीने हैं, कोई कम भी नहीं है मानसून के लिए अपने यहाँ। चौमासा, हरा भरा बादलों से ढका हुआ संसार उस समय होता है। तो मोटे तौर पर एक सरल उदाहरण कहें तो 100 घड़ा पानी ऊपर से गिरा एक दिन,
तो उसमें से कोई 60-70 घड़े पानी नदी में जाना चाहिए, बाकी पानी कम ज़्यादा हो सकता है उसके दोनों किनारे बने तालाबों में रुकना चाहिए। और वो तालाब बनेंगे तो जो 100 घड़ा पानी ऊपर से गिरता है वो फिर से 50-60 उसमें रुकेगा। और जब नदी में मानसून का पानी बीतने लगता है तो फिर वो धीरे 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 उसमें से टिक 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 करके एक एक दो दो बूंद बना के एक धारा बनाता है। वो सब हमको दिखता नहीं, कुदरत का सुंदर खेल, प्रकृति माँ का, वो सब फिर वापस नदी में जाता है। और कोई भी नदी साल भर सूखती नहीं है। धीरे धीरे ये कालजयी वैज्ञानिक प्रथाएं खत्म हो चली थी। नई नई सामाजिक व्यवस्थाएं जन्म लेने लगी थी। व्यवस्था व्यक्ति आधारित होने लग गई। परंपरागत धंधे खत्म होने लगे। ऐसे में नदी नाले भी सब सूख गए। निराशा छाने लगी थी। लेकिन फिर बीड़ा उठाया स्वयं गांव वालों ने, गांव में पानी लाने का। हमने जो ग्राम सभाएं की उसमें हर समाज के आदमी को बुलाया, जैसे SC के ST के जितने भी आदमी थे। पहले क्या थे कि इनसे घृणा करते थे तो पास में नहीं बैठने देते थे, एक फर्श पे नहीं बैठने देते थे, उनको अलग बिठाया करते थे। लेकिन जब से हमने ये मीटिंगें चालू करी उसमें जो है छुआछूत को और इनको सबको मिटाया। निराशा के इस वातावरण से नांडू को उबारने की जिम्मेदारी उठाई 2 भाइयों ने। सतीश शर्मा और कुंज बिहारी ने पहल तो की, लेकिन गांव वाले कुछ संशय की स्थिति में थे। उनकी कुछ दुविधा थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह संभव हो पाएगा। तभी हाथ बढ़ाया प्रसिद्ध पर्यावरणवादी श्री अनुपम मिश्र ने। वे तो दुनिया छोड़ गए, लेकिन गांव वालों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक आया, 2 आए, 3 आए और बस फिर क्या था, पूरा समाज आगे बढ़ता चला गया। यहाँ हमारे कुंज बिहारी शर्मा ने और सतीश ने सर्वप्रथम ये वाटर साइड का काम शुरू किया था, बंद एनीकट बनाने का। सतीश ने हमारे बांध, एक जहाज में ऐसा बांध बनाया जिससे पानी का लेवल टूटता ही नहीं है। और बाहर नीचे कुंज बिहारी ने भी बहुत एनीकटर बांध बनाए हैं जिनसे नंदी हमेशा सरजीवन रहती है। दूसरों पर निर्भरता छोड़ गांव वालों ने पंचजा के सिद्धांत पर काम करना शुरू कर दिया। पंचजा यानी जन, यानी समाज, हर दृष्टि से एक सर्वश्रेष्ठ, स्वावलंबी व स्वाभिमानी समाज। जल, जलानुशासन, संग्रहण में भी, प्रयोग में भी। जंगल, वनों का संरक्षण तथा चरागाह का संवर्धन। जानवर, देसी पशुओं के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थाओं का उत्थान। जमीन, परंपरागत तरीकों से भूमि का संरक्षण। जब गांव के लोगों को संगठन बनाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम जाते तो घर घर जाते तो लोग कई बार नहीं मिलते तो वो कोई काम काजों के लिए भी वो मना कर देते। तो बड़ी 2-5 दिन लगातार घूमे, हर लोगों से जानकारी दी, अगर भाई अपन को गांव का विकास करना है, गांव के विकास के लिए अपन को संगठन बनाना है। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि अब किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं, अपने पुरुषार्थ पर ही भरोसा करना होगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
समाज में एकता लौटी तो वह प्रकृति से एकात्म हो गया। शुरुआत हुई जंगल के संरक्षण व संवर्धन से। गांव वासियों ने माना कि प्रकृति के साथ ही कदम ताल करनी होगी। वो लोग बाग बहुत कटाई करते थे, तो इसके ऊपर भी हमने विचार किया था। गांव में वन सुरक्षा समिति बनाई। ऐसे 17 गांव और ढाणियाँ जो थी उनमें से सब में इकट्ठा ग्राम सभा कर करके इनको इकट्ठा करके जंगल का फायदा उनको बताया। गांव का अपनी देशज ज्ञान परंपरा पर भरोसा लौटने लगा। फिर उन्होंने अपनाया गांव की उन प्रथाओं को जहां जंगल के अपने नियम होते थे। कांकड़ बनी है, जैसे ये गांव से दूसरे गांव के बीच में जो जमीन पड़ती थी उसमें हमने जंगल लगाए। उससे क्या है कि उसमें गांव का रकबा अलग अलग होता है, तो वो कांकड़ बनी के नाम से हुई। ये जो लगभग 2 किलोमीटर की परिधि में होकर के जो जंगल को छोड़ रखा है, ये रखत बनी है हमारे गांव की, हमारे समाज की। और इसको जब ही काम में लिया जाएगा, इनके पत्तों को, इनके पानों को अपने पशुओं को चराने के लिए, जब कोई भयंकर अकाल पड़ेगा, तब तक के लिए हम इसमें से एक भी टहनी नहीं लेते हैं, न एक पत्ता लेते हैं। चरागाह में जो चरागाह गाँव चरागाह है उसमें पेड़ पौधे लगाए। इसके अलावा जो दराड़ी है, जैसे मान लो बहुत से आदमियों की पीपल दराड़ी है, बड़ दराड़ी है, खेजड़ है, तो उनको नहीं काटते हैं। यह ज्ञान परंपरा पंचज के सभी तत्वों पर समान रूप से लागू होती थी। जैसे गोत्र व्यवस्था, यह सिर्फ मनुष्यों के काम की चीज नहीं है, पशुओं में भी इसका उतना ही महत्व है। पशुओं की अच्छी नस्ल तैयार करने के लिए ग्राम सभा की जो अपनी व्यवस्थाएं होती थी, वे भी काफी हद तक टूट चुकी थी। फिर भी कुछ सीमा तक नांडू के लोगों ने मिलकर इस पर अमल किया। हमने भैंस खरीदी, भैंस खरीद के और भैंस 5 किलो दूध रोजीना को हुआ, तो 200 रुपया का दूध हो गया। 200 रुपया का दूध मतलब हुआ, और उनको चारा का भी होगी पूर्ति, और उनको कांकड़ा दिया तो की पूर्ति होगी। तो हमने एक भैंस से 2 भैंस बना ली, मतलब 2 भैंस बना के तीसरी भी बना ली, तो 10 हुई समूह ने, मतलब 2 3 भैंस बना ली। वही हुआ से चला के खर्चा पानी काट के। भारतीय कृषि परंपरा में स्वानुशासन का बड़ा महत्व हुआ करता था, वह भी लौटने लगा। ऐसी फसलें बोए जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो, जैसे तिल्ली है, बाजरा है, सरसों है, इनमें कम पानी की जरूरत पड़ती है। पहली बार ये प्याज लगा रहे हैं, 1700 रुपये कुंटल का बीज लेकर ये लगा रहे हैं। इससे हमको कम से कम 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। इससे हमको 2 फसल 3 फसल भी पैदा करते हैं। जैसे चौमासा में बाजरा, ज्वार, मक्का करते हैं, फिर गेहूँ, सरसों करते हैं। उसके बाद में उनाड़ा में हम भिंडी है, टिंडा है, ये बाड़ी भी करते हैं। 10-20-50 हज़ार रुपये की भिंडी टिंडा भी हो जाते हैं। लाख रुपए की सरसों, गेहूँ भी हो जाते हैं। पानी की कमी से निपटने के लिए पाश्चात्य सोच सिर्फ इंजीनियरिंग अप्रोच पर काम किया करती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। लेकिन पानी को रिचार्ज करने, उसका संरक्षण करने, उसकी तरफ ध्यान थोड़ा कम ही जा पाता है। इसलिए जो भी उपाय ढूंढे जाते हैं वो आमतौर पर बहुत महंगे साबित होते हैं और गांव के लिए वो बहुत उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। नदी को मारने का कोई अपराध और उसकी कोई सजा हो तो वो हम सबको इस समय मिलनी चाहिए। सब छोटी नदियों के हम मारने वाले सिद्ध हुए हैं। वो कैसे मरी हैं? उनके आसपास हमने खेती के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी, जितना हो सकता है उसमें से अगल बगल ट्यूबवेल लगा के खींच लिया। ज़मीन की कीमत आसमान पे हो गई, तो हमने कहा अरे इस तालाब की क्या ज़रूरत है, शहरों की बात अभी भूल जाइए, गाँव की बात करें, नदी की बात करें। तो नदी के किनारे दोनों पुरखों की तरफ से बने तालाब दोनों किनारों पर हमने मिटा दिए इस बीच में, और कहा कि नई टेक्नोलॉजी है, बटन दबाएंगे, बिजली से पानी खींच के सिंचाई बना देंगे। लेकिन नाडू वासियों को लगा कि स्थानीय इंजीनियरिंग को भी नकारा नहीं जा सकता। प्रकृति की इंजीनियरिंग को आत्मसात करने के लिए उसके साथ अपना तालमेल बैठाना होगा। हमारे जो यहाँ पहले की जो एक व्यवस्था थी, वो अमावस्या और पूर्णिमा को दोनों दिन लोग छुट्टी रखते थे अपने व्यवसाय से, और दोनों दिन वो सारे गांव के लोग मिल कर के, और मैं बात कर रहा हूँ 60-70 साल पहले की, तो
पूरे गांव के लोग मिलकर के कॉमन काम करते थे, सार्वजनिक काम करते थे, जिसमें जोहड़ बनाना, किसी बावड़ी को खोदना, किसी खलियान को साफ करना, गांव के जो कांकड़ है उस कांकड़ को तैयार करना, ये लोगों का एक अपना काम चला आ रहा था पहले से। धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि अब किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं, अपने पुरुषार्थ पर ही भरोसा करना होगा। वर्ष 2003 में घेवर गांव के पास में जस्ट लगा हुआ एक छोटा सा जोहड़ बनाया, उस चीज को प्रमाणित करने के लिए कि क्या इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनने से वास्तविकता में कुओं का वाटर लेवल ऊंचा आ सकता है। तो वो जोहड़ को बनाया, उसमें पूरी समुदाय के लोग जुड़े, सभी गांव के लोगों ने एक एक चौकड़ी मिट्टी निकाली। ये बरसात से 1 महीने पहले तैयार किया। उसी साल जब बरसात हुई, उसमें पानी रोका तो पाल के जस्ट पास में ही कुआं था, और वो पनघट का कुआं था, सार्वजनिक कुआं था, जिसमें से गांव के लोग पानी पीते थे। सूखा पड़ा था, उसमें 15 फीट उसी साल पानी आ गया। जंगल बचाने के लिए वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया। इस समिति ने कुछ नियम बना दिए। पहला नियम बनाया गया कि कोई भी खरबाड़ा लेकर जंगल में नहीं जा सकता। अगर कोई खरबाड़ा लेकर गया है और वो जंगल में पेड़ काट रहा है तो उसे 101 रुपए का जुर्माना देना होगा। दूसरा, किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को खरबाड़ा ले जाते या पेड़ काटते देखा और वन सुरक्षा समिति को नहीं बताया तो उसे 151 रुपए का जुर्माना देना होगा। और तीसरा, लकड़ी की आवश्यकता होने पर व्यक्ति अपने वार्ड मेंबर को सूचित करे और जंगल में से केवल सूखी लकड़ी ही काटे और गीले पेड़ ना काटे, जिससे जंगल हरा भरा रहे और गांव में बारिश होती रहे। गांव वालों ने अपने दम पर नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई, बुजुर्गों से सलाह ली, पानी के स्वभाव को समझा और उसकी बारीकियों को समझा, जमीन के ढलान को मापा, आगर क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया में पड़ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आमराय बनाई। तो जहाँ जहाँ पर पानी आता था पहाड़ों का, और जहाँ कम लागत में बंद बनते जोड़ा बन सकता था या निकट बन सकता था, वहाँ पर ये काम हमने चालू कर दिया। तो गांव वालों को श्रमदान लिया और जगह जगह हमने जोड़ वगैरह बढ़ाए। तो उसका पानी ऊपर वाले जोड़े का पानी नीचे वाले में आया, फिर उससे नीचे वाले में आया, फिर उससे नीचे वाले में आया। इस तरह से धीरे धीरे वो बहता हुआ नदी में आया। तो ये नदी जो है सजीवन होने लगी। फसलें अच्छी हुई तो लोगों का मन गांव में ही रुकने को हुआ। दूसरे धंधे भी फलने फूलने लगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पानी के संरक्षण में जंगल का सर्वाधिक महत्व होता है। ये बात सभी के समझ में आई। नांडू के लोगों ने देवबनी, रखतबनी, काकड़बनी, बीड़, बंजर, चरागाह सभी पुरानी प्रथाओं का कड़ाई से पालन करने का संकल्प लिया। यह स्वानुशासन की पहली सीढ़ी थी। कोई न माने तो जुर्माना ही नहीं, बिरादरी से बाहर करने जैसे कदम भी उठाने का निश्चय किया सभी ने मिलकर। दैवीय भय का भी सहारा लिया गया। देवबनी का अर्थ है कि जंगल में ऐसी एक जगह जहाँ पर देवता का स्थान बना करके, और उसके 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा गांव के जितना एरिया होता है उसके हिसाब से गांव के लोग उसको चिन्हित करते हैं और उस देवता के नाम से उन वृक्षों का संरक्षण और वह संवर्धन करते रहते हैं। इसमें कोई भी गांव में कितना भी अगर काम पड़े तो कोई भी व्यक्ति इसमें से एक भी लकड़ी नहीं काटेगा और न उनको कोई क्षति पहुंचाएगा। जंगल के बाद
अगर किसी नदी की जीवन रेखा होती है तो वह है जोहड़। यह गांव के लोगों द्वारा बनाया गया वह स्ट्रक्चर है जिससे पहाड़ से नीचे आ रहे बारिश की पानी की रफ्तार तोड़ी जाती है। लेकिन किसी अकेले जोहड़ का कोई महत्व नहीं होता, इसकी एक श्रृंखला होती है। एक जोहड़ से दूसरे जोहड़ तक जमीन के भीतर व ऊपर पानी बहता है। ये सामने आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी से शुरू होता है। अब इस पानी को वहां से शुरू होता है तो यहाँ से लेकर के नीचे तक जो नाला है, इस पे सर्वप्रथम पानी को कवर किया इस जगह पे। अब ये जोहड़ का पानी बरसात के 3-4 महीने बाद तक रहेगा इसमें। जो अब इसकी नमी जो जारी है अंडरग्राउंड वो नीचे जा रही है, तो इसके बाद में दूसरा जोहड़ ये बना दिया और इसका 4 महीने पानी रहे, 4 से 5 महीने पानी रहेगा। इसके बाद में फिर एक तीसरा जोहड़ बना दिया और ये सब में से उसकी नमी नीचे आ रही है, फिर नीचे की नमी नीचे, फिर दूसरे की नमी नीचे आ रही है, तीसरे की नमी नीचे आ रही है। ये जो नमी का जो बहाव है, शुरू की जो नमी जाती है वो लगभग 2 फीट नीचे रहती है प्रथम जोहड़ की, लेकिन दूसरे जोहड़ की जो नमी जाएगी वो 1 फीट ऊपर आ जाएगी और तीसरे जोहड़ की जो नमी है वो स्वतः ही ऊपर दिखने लगेगी आपको। और तीसरे चौथे जोहड़ में जाके तो ओपन में आपको पानी, झरनों का पानी बहता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जोहड़ बना देना ही काफी नहीं है। नियमित रूप से उनकी मरम्मत नहीं हुई तो वह बेकार हो जाते हैं। मरम्मत भी पूरे वैज्ञानिक तरीके से ही होती है। यहाँ पहाड़ों की तालाब जोहड़ मेड़बंदियाँ जो बनाई हुई हैं, उनके पहाड़ों की हमेशा मरम्मत होती रहे। इसके लिए समाज ने अपना एक नियम बनाया है। उसमें समाज ने तालाब की पालों के ऊपर ये बबूल के पेड़ चारों तरफ लगे हुए हैं, बबूल के पेड़ लगाए हैं। जो बबूल के पेड़ों से इनकी जो पत्तियां हैं, इनको काटने पर अगर एक बबूल की पत्ती आदमी काटेगा बकरियों के चारे के लिए, तो उसके बदले में 100 मन मिट्टी जमीन में से खोद करके पाल के, जो भराव क्षेत्र है इसमें से खोद के पाल के ऊपर डालेगा, जो इसकी हमेशा मरम्मत होती रहे। जोहड़ ने पानी की रफ्तार तोड़ी। पहाड़ों से बहता पानी अलग अलग रास्तों से होता हुआ खाली पड़ी जमीन पर ठहरता गया। जोहड़ में, खेत में उसकी नमी बढ़ी, मिट्टी का कटाव रुका, फसलें अच्छी हुई तो लोगों का मन गांव में ही रुकने को हुआ। दूसरे धंधे भी फलने फूलने लगे। अब नाच बढ़िया, फसल वसल बढ़िया उबल लगी। और दूसरा नंबर क्या है, आके पैसे की भी आमदनी होगी। भैंस डांडा डोरन के लिए चारा मुठी बढ़िया हो गया, तो अब बढ़िया गुजारा हो रहा है। और अब बर्तन की मार्केट ज़्यादा होगी, जिसके बाद में मैंने देखो ये मकान बना लिया, ये घर बना लिया, और ये झोपड़ा उपड़ा सब, ये चादर टीन डाल दी, और वैसे टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज सब कुछ है। भैंस हैं 2-3 भैंस हैं, 10-15 बकरी हैं और गाय हैं। नांडू नदी बहने के कारण पानी की वजह से हमारे पशु दूध अच्छे देते हैं और इसमें हमारे 18-19 लीटर के आसपास दूध आ रहा है डेली। और धीरे धीरे लोगों का उत्साह बनता चला गया। पहला एनीकट सतीश ने बनवाया, फिर कुंज बिहारी के साथ मिलकर नए एनीकट बनाने का सिलसिला शुरू किया। बस फिर तो यह सिलसिला बढ़ता ही गया। पूरा गांव इस काम में जुट गया। नांडू गांव सिर्फ अपने आसपास के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। नांडू के जो गांव के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने वो नदी बचाई, नांडू नदी जो बचाई है, वो हमको मिले थे DRI के कार्यक्रम में, जब हम गंगा समग्र अभियान में जुड़े हुए थे। इसमें से 2-3 लोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत बने हैं। ये तो अपने आप में इस बात के लिए प्रेरक तत्व है कि भारत की सारी जो नदियाँ विलुप्त हो गई हैं, उनको हम कैसे रिवाइव कर सकें। नाडू में और सरस्वती में एक अंतर है कि सरस्वती बहुत नीचे चली गई है और नाडू थोड़े ऊपर थी, तो उसका रिवाइवल आसान हो गया, उसका रिचार्जिंग आसान हो गया। लेकिन इससे एक कॉन्फिडेंस तो आया है कि हम विलुप्त नदियों को फिर से जीवन प्रदान कर सकते हैं। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई है। बच्चे पढ़ने जाने लगे हैं। महिलाओं के मुरझाए चेहरे फिर से चमक उठे हैं। सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ने लगी है।
जो पहले की तुलना 2004-05 की तुलना के बजाय आज यहाँ बालिकाएं हैं जो 50% तो छात्र हैं और 50% यहाँ पर छात्राएं हैं। और बालिकाओं का जो परिणाम है यहाँ पर, जो बोर्ड का 10वीं कक्षा का जो रिजल्ट जाता है, बोर्ड का जो परिणाम है वो लगभग 100% जाता है और बालिकाओं का रुझान है शिक्षा के प्रति वो बहुत ज़्यादा हुआ है। नदी के पुनर्जीवन से जो खुशहाली लौटी है उसके परिणाम साफ दिखने लगे हैं। आज मुझे वो जो सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं उनसे मैं अच्छे से पढ़ लिख रही हूँ और मुझे कोई ट्यूशन वूशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी अपने घर पर अच्छे से पढ़ लेती हूँ। और मैं पहले दूर दूर से पानी लेके आती थी, अब नानू नदी में पानी होने से यहाँ व्यवस्था वगैरह हो गई, इसलिए अब मेरे बच्चों पर पहले ध्यान नहीं देती थी पढ़ाई पर, और मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ाने के लिए नांडू गांव की महिलाओं ने अपनी एक समिति का गठन किया और धीरे धीरे गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया, एक दूसरे की आर्थिक सहायता भी करनी शुरू कर दी। नदी के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी पुनर्जन्म होने लगा है। मीटिंग कराता, मीटिंग कर सब बेड़ी कराता, कोई नाचे पैलंटी लगा देता और सब बेड़ी होती है, गल्ला बहुत बारी बेड़ी हो करे जन सारी बैठ जा, सारी एक जगह इकट्ठी कर और फिर मीटिंग करे। अब सब महिला होशियार होगी, पहले कोई महिला की बेचारी कोई जाने को नहीं गची भी, और अब महिला वहला सब आपका पीसा हो गयो, आपका खाना भी पीसो है और महिला की भी बूझ है। पहले कोई महिला को कोई बूझ ही नहीं और अब महिलाओं की बूझ बहुत होगी। सरल ढंग से ये किया गया काम हम नाडू नदी में देखते हैं। इसमें सतीश जी और कुंज बिहारी जी जैसे तपस्वी लोगों ने काम किया है, आसपास से सीखा है, कुदरत से सीखा है और फिर से उन्होंने इस नदी को जीवन दिया है। तो यह थी समाज की अपनी पहल और उसके पुरुषार्थ की एक गाथा। दो भाइयों ने प्रकृति से नाता जोड़े रखा, दूसरों पर निर्भरता नहीं रखी, लोक संस्कृति और देशज ज्ञान का भरपूर उपयोग किया, श्रम साधना को जीवन की साधना माना, तो फिर भला उनके मनोबल को कौन तोड़ सकता था।